दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर दिया करें हमारे चैनल को और वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करें ताकि दूसरा फ्रेंड भी आपका वीडियो को देख ले। तो पढ़ने वाले ल्यूसेंट का चैप्टर नंबर 13 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मानव निर्मित पदार्थ, मैन मेड एलिमेंट। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सीमेंट। तो सीमेंट क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं। सीमेंट की जो खास खास इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक बता दूं, जो सीमेंट बनाया जाता है वो चूना पत्थर, जिसको खड़िया भी कहते हैं, और साथ में मृतिका, जिसको लाल मिट्टी कहते हैं, उनको एक साथ मिलाकर खूब गर्म करने से एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको सीमेंट कहते हैं। सीमेंट के अंदर जनरली पाया जाता है कैल्शियम और एल्यूमिनेटो के सिलिकेट पाए जाते हैं। कैल्शियम का सिलिकेट होता है और साथ में एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है, इसका मिश्रण होता है सीमेंट। तो सीमेंट की हो गई बेसिक जानकारी। सीमेंट का जो संगठन होता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि पत्थर के रूप में होता है, चूना पत्थर के रूप में, और SiO2 ये सिलिका होती है जो 20 से 25% मिलाई जाती है। तो आप संगठन का परसेंटेज भी याद रख लें। सबसे ज्यादा पाया जाता है कैल्शियम का ऑक्साइड मतलब चूना, और दूसरी पाई जाती है सिलिका मतलब रेत। ये है एल्यूमिना Al2O3। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पिछले चैप्टरों में। Al2O3 जो होता है वो एल्यूमिना होता है, जो कि 10% मिलाया जाता है, मैक्सिमम 5 से लेकर 10%। एल्यूमिना का सबसे बड़ा जो उपयोग होता है सीमेंट के अंदर, वो सीमेंट को मजबूत करने के लिए होता है। सीमेंट को जो मजबूती प्रदान करता है, एकदम जमने के बाद जो कठोरता आती है सीमेंट के अंदर, वो एल्यूमिना की वजह से आती है। और इसमें फेरस ऑक्साइड जो होता है ये भी मजबूती के लिए यूज होता है। बेसिकली इन्हीं के बारे में आपको बताना था। अब पढ़ते हैं आगे। तो सीमेंट की जो बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनको चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। जिप्सम का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये जिप्सम जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और अगर इसमें से 2 की जगह अगर हाफ H2O कर दिया जाए तो ये हो जाता है POP का फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब पढ़ लेते हैं और क्या दे रखा। सीमेंट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सीमेंट है उसके अंदर मुख्य रूप से कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जल के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं जो बहुत जल्दी जमने की कोशिश करता है और ठोस अवस्था में चले जाता है। तो इस इसके इस तरह के गुण को, कि ये बहुत तेजी से जमकर एक तरह से कठोर पदार्थ बन जाए, इसके अंदर एल्यूमिनियम के सिलिकेटों की वजह से होता है। मैं आपको पहले एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। अब इसकी एल्यूमिनियम के सिलिकेट और कैल्शियम के सिलिकेट ये आपस में मिलकर पानी के साथ एक ऐसा मिश्रण बना लेते हैं कि जिसकी वजह से वो एक कठोर अवस्था में चला जाता है। अब इसके अंदर क्या खास बात है, जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेटों एवं एल्यूमिनियम सिलिकेटों के जल योजन के कारण होता है। इसके अंदर जिप्सम मिलाया जाता है, जिसका कार्य होता है इसको अत्यधिक दृढ़ीकरण बनाना, मतलब बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करना, बहुत ज्यादा कठोर बनाना सीमेंट को। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, जो एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं और कैल्शियम के सिलिकेट होते हैं, ये पानी के साथ आकर बहुत तेजी से जमना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कठोर अवस्था में जाना शुरू कर देते हैं। तो उनके जो प्रारंभिक जमाव है उसको धीमा करने के लिए उसके अंदर जिप्सम डाला जाता है। जिप्सम आपने देखा होगा घर में पीओपी होती है, तो पीओपी क्या होती है, कैल्शियम सल्फेट, यही फॉर्मूला रहता है, बस इसकी जगह हाफ H2O हो जाता। जहां पर 2H2O है यहाँ पर हाफ H2O हो जाता है, तो वो होता है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देखते हैं। ये तो कांच के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी आपके लिए। अब आता है, सॉरी वो सीमेंट की बताई, अब कांच के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो कांच के बारे में क्या है, गिलास किसको बोलते हैं। साधारण कांच जो होता है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलिका, जिसका फॉर्मूला SiO2, और सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेटों का ठोस मिश्रण होता है। किस किस का मिश्रण होता है, आपसे क्या करेगा, जो एग्जामिनर आपको डाउट करा सकता है तो वो इस तरह से कराएगा। ये पूछेगा कि बताइए कांच किसका मिश्रण नहीं होता। तो 4 ऑप्शन दे रखा होगा, उसमें 3 ऑप्शन तो यही होंगे, चौथा ऑप्शन अलग कर देगा कि सिलिका का होता है, सोडियम सिलिकेट का, और या फिर कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा होगा वो कोई एक ऑप्शन अलग कर देगा, बाकी 3 यही रहेंगे। पूछेगा इनमें से किसका नहीं होता। तो आपको याद रखना है, सिलिका का होता है, सोडियम सिलिकेट का होता है,
Na2SiO3 ये फॉर्मूला है सोडियम सिलिकेट का, ये सिलिका का फॉर्मूला है रेत का, और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत यूज होती है, सोडा यूज होता है, सोडे का फॉर्मूला NaOH, और क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। क्वार्ट्ज एक बहुत ही ज्यादा कठोर पदार्थ है। एक खास बात और है, कांच जो है वो अक्रिस्टलीय अवस्था में पाया जाता है। अब अक्रिस्टलीय अवस्था किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं आपको चीनी की बात करूं, शुगर की, तो ये इस तरह के स्क्वायर के रूप में रहती है चीनी। तो ये जो होते हैं, ये स्क्वायर जो होते हैं छोटे छोटे चीनी के, ये होता है क्रिस्टल। लेकिन कांच जो है क्रिस्टलीय अवस्था में नहीं पाया जाता, इसलिए कहा जाता है कि इसकी संरचना जो होती है, इसकी संरचना कोई फिक्स्ड संरचना नहीं है, जिसकी वजह से इसके गलनांक भी अलग अलग होते हैं। लेकिन ये एक अतिशीतित द्रव है। ये आपको ध्यान रखना कि जो कांच होता है ये एक द्रव है, ये एक लिक्विड है कांच। अतिशीतित क्यों कहा गया? क्योंकि जो इसके चलने की स्पीड है, जिसकी वजह से, जैसे कि द्रव होते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो जाते हैं, तो इसी तरह से कांच भी फ्लो होता है। लेकिन इसके चलने की स्पीड इतनी कम है, इतनी कम है, इसलिए इसको कहा गया है अतिशीतित द्रव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, अतिशीतित द्रव। इसका एग्जाम्पल अगर देखने को बताऊं तो आपको इस तरह से दिख सकते हैं। जो बहुत बहुत पुराने घर होते हैं, जो उसके अंदर कांच की खिड़कियां होती हैं, तो कांच की खिड़कियों का शीशा जो है ऊपर से पतला हो जाता है और नीचे से हो जाता है मोटा। तो ये सालों साल पुरानी खिड़कियों का अंदर होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो शीशा है वो ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्व की वजह से अर्थ के नीचे को खींचेगा, मतलब बहता हुआ आएगा नीचे को, तो इसलिए ऊपर से पतला हो जाता है और नीचे से हो जाता है मोटा। तो ये है अतिशीतित द्रव, ना कि कोई क्रिस्टल। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कुछ कांच के टाइप देखते हैं, उनका संगठन देखेंगे, उनका कांच का टाइप देखेंगे, संगठन, और उनका उपयोग देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लिंट कांच। दोस्तों आपके घर में जो विद्युत बल्ब होते हैं उनका कांच जो है वो फ्लिंट कांच है। आपने कैमरा देखा होगा, कैमरा जो होता है, कैमरे का कांच जो होता है वो भी फ्लिंट कांच होता है। दूरबीन के अंदर जो लेंस बना हुआ होता है वो भी फ्लिंट कांच का होता है। तो फ्लिंट कांच का उपयोग तो इतनी सारी जगहों पर किया जाता है। तो फ्लिंट कांच किन चीजों का बना हुआ होता है? तो ये पोटेशियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, साथ भी इसके अंदर लेड ऑक्साइड डाल दिया जाता है, और सिलिका तो इसके अंदर रहता ही रहता है। तो इन चीजों का मिश्रण होता है फ्लिंट कांच। अब बात करते हैं पायरेक्स कांच की। तो आपने प्रयोगशाला करी होगी 12th के अंदर, तो उसके अंदर आपने क्या देखा होगा? बहुत सारे उपकरण देखे होंगे, जैसे कि फनल ट्यूब हो गया, या फिर आपके पास परख नली वगैरह हो गई। तो प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं वो पायरेक्स कांच के बने हुए होते हैं, जिसके अंदर सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट होता है। तो सोडियम सिलिकेट बेरियम सिलिकेट से बनने वाले कांच को बोलते हैं पायरेक्स कांच। अब आगे चलते हैं और भी वैरायटी देखते हैं। अब आपने क्या देखा होगा दोस्तों? सोडा कांच के बारे में बता देता हूं। जो आपने ट्यूबलाइटें होती हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, बोतलें होती हैं, ये फिर प्रयोगशाला के उपकरण होते हैं, और दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले बर्तन होते हैं, तो वो होते हैं सोडा कांच के बने हुए। ये एकदम टूट जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका मिली हुई होती है। ये एकदम टूट जाते हैं, गिरते ही टूट जाते हैं। और क्रुक्स कांच का उपयोग बता देता हूँ। पहली बात बता देता हूँ, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है? ये मिला हुआ है सीरियम ऑक्साइड का और सिलिका का मिश्रण होता है। तो धूप के चश्मों में इसका उपयोग किया जाता है, क्रुक्स कांच का। इसके बाद आता है पोटाश कांच। तो इसका उपयोग का है, पहली बात बता देता हूँ किन चीजों से मिलकर बना है। तो ये बना है पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका का मिश्रण होता है। तो अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन और प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं पोटाश कांच से। दोस्तों ये था एक ब्रीफ इंटरव्यू इस कांच को लेकर के, इसका उपयोग और किस तरह का संगठन है। अब देखते हैं कार्बोनेट। इसके अंदर होता है पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका होता है, और इसका उपयोग किया जाता है प्रकाशीय कांच का सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में। तो ये इसका उपयोग है प्रकाशीय कांच का। तो प्रकाशीय कांच के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। पोटेशियम कार्बोनेट तथा रेड लेड तथा सिलिका का ये मिश्रण होता है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि इसका जो है एक तरह का फिक्स्ड फॉर्मूला तो नहीं है। किसी में कार्बोनेट यूज हो रहा है, किसी में कैल्शियम यूज हो रहा है, किसी में सीरियम ऑक्साइड यूज हो रहा है, तो सब में अलग अलग हो रहा है। तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, और ये जो है एक मिश्रण है। हम कई सारे पदार्थों को मिलाकर बना रहे हैं कांच।
तो ये यौगिक नहीं है। अब यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक जो होता है दोस्तों वो जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन का जो है ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बॉन्ड बनाया, तो ये जो हो गया ये एक यौगिक कहलाया। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक होते हैं जो बॉन्ड बनाकर बनाए जाते हैं। यहाँ बॉन्ड बॉन्ड नहीं, यहाँ तो मिश्रण बनाया जा रहा है, कई सारे पदार्थ डाले जा रहे हैं। तो इसका साधारण फॉर्मूला फिर भी बता देते हैं। ये सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट तथा सिलिका का मिश्रण होता है। तो यह है साधारण कांच की बात अगर की जाए तो। और रेशेदार कांच, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो रेशेदार कांच होते हैं उसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, जो कि सोल्जर्स वगैरह पहनते हैं। और कांच के एनिलीकरण के बारे में बता देता हूँ। एनिलीकरण कांच का हो या किसी और पदार्थ का हो या किसी धातु का एनिलीकरण हो, एनिलीकरण से अभिप्राय ये होता है कि किसी चीज को आपने गर्म किया, बहुत ज्यादा गर्म किया, फिर उसको एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर बहुत धीरे धीरे ठंडा हो। तो इस प्रोसेस को एनिलीकरण बोलते हैं, चाहे ये कांच का हो या फिर धातुओं का हो। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है ये कहलाता है एनिलीकरण। अब आते हैं कांच का रंग। तो कांच का रंग जो होता है दोस्तों, उसके अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के अंदर मेटल्स हैं, उनके अंदर अलग अलग कलर हैं। तो धातु आयंस डालने पर, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स डालने पर कांच के अंदर जो आता है वो रंग आ जाता है। अब देखते हैं कुछ कांच के रंग देख लेते हैं, कुछ कांच के रंगों के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें डाली गई हैं, कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट डाला गया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है वो देख लेते हैं। दोस्तों कोबाल्ट की बात की जाए या सोडियम क्रोमेट की बात की जाए या फेरस ऑक्साइड की बात की जाए, ये जो है सबके सब जितने भी यहाँ दे रखे हैं ये सब कलर देने के लिए यूज होते हैं कांच के अंदर। अगर मैं सोडियम क्रोमेट या फिर फेरस ऑक्साइड की बात करूं तो आपको पता होगा फेरस ऑक्साइड जो होता है वो ये हरे कलर का होता है, तो ये कांच को हरा रंग देना स्टार्ट कर देगा। अगर कोबाल्ट की बात की जाए तो ये नीले कलर का होता है कोबाल्ट ऑक्साइड, तो ये गहरा नीला कलर दे देता है कांच को। और सेलेनियम ऑक्साइड की बात की जाए तो ये नारंगी लाल कलर दे देता है। और फेरिक ऑक्साइड की बात की जाए, देखो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में फर्क है। फेरस की वैलेंसी होती है जिसमें वैलेंसी होती है आयरन की 2, तो वो कहलाता है फेरस। और फेरिक वो होता है जिसमें आयरन की वैलेंसी होती है 3, वो कहलाता है फेरिक। तो फेरिक जो देता है वो देता है भूरा कलर, और फेरस ऑक्साइड क्या देता है, फेरस क्या देता है, वो देता है हरा कलर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और गोल्ड क्लोराइड जो होता है वो देता है रूबी लाल, तो रूबी लाल कौन देता है, गोल्ड क्लोराइड। और कैडमियम सल्फेट, अब गोल्ड क्लोराइड तो पता होगा AuCl, इसमें कंफ्यूज ना हो, गोल्ड क्लोराइड औरस क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। और कैडमियम सल्फेट देता है पीला कलर। और क्यूप्रस लवण जो होता है वो पिकॉक नीला कलर देता है। क्रोमियम ऑक्साइड वहीं देता है हरा कलर। और मैग्नीज डाइऑक्साइड देता है लाल कलर। और क्यूप्रस ऑक्साइड वो देता है चटक लाल। देखो क्यूप्रस और क्यूप्रिक में फर्क समझें। क्यूप्रस की होती है वैलेंसी प्लस का 1, वैलेंसी की बात की जाए तो 1 होती है, या फिर चार्ज की बात की जाए तो +1 होता है, जबकि क्यूप्रिक की होती है Cu+2, इसके ऊपर चार्ज प्लस का 2 रहता है। तो इनकी जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है यही डाले जाते हैं क्योंकि इनके अलग अलग कलर होते हैं। अब आपको एक बात और बता दी जाए तो फोटोक्रोमेटिक कांच जो होता है, फोटोक्रोमेटिक कांच के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से धूप के अंदर अगर जाते हैं तो ये काला हो जाता है चश्मा। आपने देखा होगा बहुत सारे धूप के चश्मे ऐसे होते हैं कि उसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से वो काले हो जाते हैं जैसे ही धूप में जाते हैं, टीचर वगैरह पहनते हैं। इसको अल्ट्रावायलेट रेज के से बचाने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों अगला टॉपिक आता है साबुन, सोप। ये भी एक मानव निर्मित पदार्थ है। सोप साबुन के होते हैं। तो दोस्तों साबुन कुछ नहीं होता जो उच्च वसीय अम्लीय होते हैं, उच्च वसा अम्ल होते हैं, जैसे कि स्टेरिक एसिड, पामटिक एसिड या फिर ओलिक एसिड। उसके अंदर सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण डाल देते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से साबुन बन जाता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है साबुनीकरण। तो साबुनीकरण में प्रयोग होने वाला जो वो होता है लवण होता है वो कौन सा होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो ये चीज डाल दी जाती है जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, साबुन बनता है। तो आपको इसमें एक बात और बता दी जाए कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो जो साबुन बनेगा वो बनेगा नहाने वाला साबुन जिसको हम यूज करते हैं। तो पोटेशियम लवण डालने से
जैसे कि कास्टिक पोटास डालने से जो बनता है साबुन, वो बनता है नहाने वाला साबुन जिसको हम यूज करते हैं लगातार। तो उच्च वसीय अम्लीय में आपने कौन सा डाला, कास्टिक पोटास डाला, तो बना नहाने वाला साबुन। और अगर उच्च वसीय अम्लीय में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दी जाए, सोडियम लवण डाल दिया जाए, तो ये कपड़े धोने वाला साबुन बनता है। इसको बोलते हैं कड़ा साबुन, कड़े मतलब ठोस सॉलिड साबुन। और ये कहलाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले मुलायम साबुन। तो ये साबुन के बारे में था। और अगला टॉपिक आता है डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट ठीक है, जो हम यूज करते हैं घड़े डिटर्जेंट वगैरह, तो ये क्या होते हैं, ये लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन होते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं, इसमें ये जो है साबुन से इस मामले में उत्तम होते हैं क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ ही आयरन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अघुलनशील लवण प्रदान नहीं करते हैं, किसके साथ, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ और आयरन के साथ। अब इनका उदाहरण क्या है, जैसे कि सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, ये इसका एग्जाम्पल है, सोडियम एल्काइल सल्फोनेट। अब आगे देखते हैं डिटर्जेंट एवं एंजाइम। मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है, इसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम धुलाई। तो माइक्रो सिस्टम धुलाई ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रो सिस्टम धुलाई। इसके अंदर क्या होता है, डिटर्जेंट प्लस एंजाइम मिला हुआ होता है माइक्रो सिस्टम धुलाई के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों, आप पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख विस्फोटक के बारे में जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं वेपन्स बनाने में, जैसे कि डायनामाइट। डायनामाइट आपको पता होगा कि अल्फ्रेड नोबल ने 1867 ईस्वी में बनाई थी। इसकी वजह से अल्फ्रेड नोबल को जेल में बंद कर दिया गया था क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वाला एक्सप्लोसिव था डायनामाइट। अब डायनामाइट जो बनाया गया था वो नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया गया था। मतलब एक तरह का लकड़ी के बुरादे के अंदर ये रख दिया गया था नाइट्रोग्लिसरीन, और एक तेल बनाया गया था जो बहुत ही ज्यादा विस्फोटक था जिसको डायनामाइट कहा गया। तो ये डायनामाइट के बारे में इतना ही था। और इसके बारे में देख लेते हैं कि जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा बहुत ही ज्यादा उपस्थित रहती है, जिसकी वजह से इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का जो आयतन होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा गैसें निकलती हैं जब फटता है। तो किसकी वजह से फटता है, जिलेटिन डायनामाइट। तो जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा की वजह से बहुत बड़ा गैसों का आयतन निकलता है। देखा होगा आपने, जब फटती है तो बहुत ज्यादा, जहां फटता है बहुत बड़ा उसके ऊपर जो है गैसों का बवंडर बन जाता है। तो वो नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा उपस्थित होने की वजह से जिलेटिन डायनामाइट में, उसकी वजह से होता है। तो ये जिलेटिन डायनामाइट में इतना बड़ा निकलता है। अब आगे देखते हैं कुछ और। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला Na3 का उपयोग किया जाता है। तो ये डायनामाइट के बारे में था, आपने अच्छे से समझ लिया। अब पढ़ते हैं ट्राइनाइट्रोटॉलुइन के बारे में, जिसको TNT कहते हैं, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। अब टॉलुइन का फॉर्मूला क्या है, अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग ये रही, और इसके ऊपर CH3 लगा दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे C6H5CH3। तो इसको टॉलुइन कहते हैं। और टॉलुइन की इसके अंदर जब दो एसिड डाल दिए जाते हैं, कौन सा, एक तो कंसंट्रेट H2SO4 और एक कंसंट्रेट HNO3 डाल दिया जाता है, तो टॉलुइन ट्राइनाइट्रोटॉलुइन बनाया जाता है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन मतलब 3 नाइट्रो ग्रुप आ जाते हैं, एक यहाँ पर लग जाता है, एक यहाँ पर लग जाता है और एक यहाँ पर लग जाता है। ये भी NO2 है और ये भी NO2 है और यहाँ पर भी NO2। तो इस तरह का एक ग्रुप बन जाता है, इस तरह का एक पदार्थ बन जाता है जिसको बोलते हैं ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। देखो ट्राइनाइट्रो, इसमें 3 नाइट्रो हैं और ये टॉलुइन है, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन CH3 को लगाकर। तो ट्राइनाइट्रोटॉलुइन बन जाता है जब कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 डालने के बाद टॉलुइन के अंदर। तो ये ट्राइनाइट्रोटॉलुइन बनता है जिसकी विस्फोटक गति जो है 6900 मीटर प्रति सेकंड है। इतनी ज्यादा इसके अंदर विस्फोटक गति है इसकी। अब पढ़ते हैं ट्राइनाइट्रोफिनोल के बारे में। तो ट्राइनाइट्रोफिनोल क्या है दोस्तों, फिनोलिक ग्रुप जो होता है, आपको मैं बेंजीन रिंग बनाकर दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये है फिनोल, यहाँ OH लगा दीजिए, फिनोल बन जाएगा। ट्राइनाइट्रो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी NO2 है और यहाँ पर भी NO2 लगेगा और यहाँ पर भी NO2 लगेगा। तो यह ट्राइनाइट्रोफिनोल TNP बोलते हैं। इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनोल को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ट्राइनाइट्रोफिनोल और ट्राइनाइट्रोटॉलुइन में इतना फर्क है कि ऊपर CH3 आता है तो यहाँ OH आता है। तो ट्राइनाइट्रोफिनोल और ट्राइनाइट्रोटॉलुइन में सिर्फ इतना सा फर्क है। और ट्राइनाइट्रोफिनोल को क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। ये फिनोल एवं HNO3 अम्ल की प्रक्रिया से बनाया जाता है।
इसके बाद आता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए होंगे और ग्लिसरीन होगी। तो ये एक रंगीन तेलीय द्रव है। इसे नोबल का तेल भी बोलते हैं, नोबल का तेल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। तो आप अंडरलाइन करें, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन नोबल का तेल भी कहा जाता है। ये डायनामाइट बनाने के काम आता है। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। ये दोनों एसिड ही यूज हो रहे हैं सारे के सारे विस्फोटक बनाने के लिए। सारे के सारे जितने भी वेपन्स होते हैं उनके अंदर जो बहुत ही ज्यादा विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो डायनामाइट बनाने के काम में आता है क्या? नोबल का तेल, जिसको बोलते हैं ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। अब आरडीएक्स क्या होता है? जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस है आरडीएक्स। तो इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव नाम याद कर लीजिएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, जिसका नाम है आरडीएक्स। तो आरडीएक्स का पूरा नाम है। इसका रासायनिक नाम जो है वो साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है इसका रासायनिक नाम। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। पूछ सकता है प्लास्टिक विस्फोटक किसको बोलते हैं? तो वो है आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। इस विस्फोटक को यूएसए ने यूज किया था और यूएसए में इसको एक नाम देते हैं साइक्लोनाइट, जबकि जर्मनी में इसको नाम देते हैं हेक्सोजन। हेक्सोजन कहाँ कहते हैं आरडीएक्स को? जर्मनी के अंदर। और इटली में इसको T4 के नाम से जाना जाता है। आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम का बुरादा डाल देते हैं। आगे देखते हैं, आरडीएक्स विस्फोटक की ऊष्मा जो है 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। अगर 1 किलोग्राम फटेगा तो 1510 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलेगी, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसकी खोज जो हुई थी 1899 में हुई थी। जर्मनी के हैस हेनिंग ने, नाम याद रखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैस हेनिंग ने शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में इसे बनाया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज किया गया था इसका। आगे देखते हैं गन पाउडर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत तगड़ा एक्सप्लोसिव है। इसकी खोज रोजर बैंकन ने की थी। लिख लीजिए, रोजर बैंकन ने खोज की थी। गन पाउडर की खोज की गई थी रोजर बैंकन के द्वारा। इसका प्रथम अभिलेखित प्रयोग जो किया गया था 1346 में किया गया था। यूनान के युद्ध में अंग्रेजों ने इसका यूज किया था। आगे देखते हैं फर्टिलाइजर्स। अब ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये खाद हैं जो खेतों में यूज किए जाते हैं। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो उर्वरक बोलते हैं। तो मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। और ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के उर्वरक। इसमें इन उर्वरकों में नाइट्रोजन तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है। देखो नाइट्रोजन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल के अंदर या फिर नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल है जैसे कि यूरिया का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद करें यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला। इसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है यूरिया के अंदर। इंपॉर्टेंट है, यूरिया का खाद के अंदर कितनी परसेंट? 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अगला आता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या? NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो अमोनियम सल्फेट, इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। अमोनिया की मात्रा लगभग 25% होती है। जैसे कि अमोनियम सल्फेट दिखाई दे रहा होगा, इसमें अमोनिया की मात्रा कितनी है? अमोनिया की मात्रा 25% है। ये है अमोनिया, इसके अंदर ये तो अमोनियम आयन है, तो इसके अंदर अमोनिया है। यह आलू के लिए अच्छा उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट किसके लिए अच्छा उर्वरक है? आलू के लिए। अगर किसान भाई हो आप लोग, तो आप लोग आलू की खेती में अमोनियम सल्फेट का यूज करें, जिसके अंदर 25% अमोनिया होती है। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखें। आगे देखते हैं, अब कुछ उर्वरक के बारे में और देख लेते हैं जो कि नाइट्रोजन के उर्वरक है। जैसे कि सबसे अच्छा जो है कैल्शियम नाइट्रेट है। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला की बात की जाए तो CaNO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, वो नीचे आ गए। नाइट्रेट का आयन चार्ज होता है 1, वो आ गया कैल्शियम के नीचे। तो ये हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट ये नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है और बाजार में इसको नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर के नाम से जाना जाता है।
तो नॉर्वेजिनियन सॉल्टपीटर क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट होगा, सबसे अच्छा उर्वरक है ये। और एक उर्वरक और आता है नाइट्रोजन का, वो है कैल्शियम साइनामाइड, CaCN2, कैल्शियम साइनामाइड। इसका समय बुआई करने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलिम के नाम से बेचा जाता है। किसके नाम से बेचा जाता है, नाइट्रोलिम। तो नाइट्रोलिम क्या होता है, कार्बन प्लस CaCN2, तो ये नाइट्रोलिम है, कार्बन प्लस CaCN2। तो पूछे जाएगा आपसे कि नाइट्रोलिम किसका यौगिक है या फिर किसका मिश्रण है, तो कहेंगे कार्बन का और कैल्शियम साइनामाइड का मिश्रण है। अब आता है पोटेशियम के उर्वरक। तो पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के प्रमुख उर्वरक हैं। अब आता है फास्फोरस के उर्वरक। तो फास्फोरस फर्टिलाइजर्स, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट किसका उर्वरक है, फास्फोरस का उर्वरक है, इसके अंदर फास्फोरस पाई जाती है। फॉस्फेटी धातुमल फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक है। सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। इसके अंदर 16 से 20% P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड पाया जाता है। हड्डियों को पीसकर किसको बनाया जाता है, सुपर फास्फेट को। तो सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है, क्योंकि हड्डियों के अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा रहती है, जिसके अंदर 16 से 20% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी रहता है। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को आपने अच्छे से समझा है और कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और पहली बार अगर चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे हिट कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच।